बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फ्लेमेशन के इवेंट्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती क्या है। देखिए जी, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी टिश्यू है ना, पहले उसका हमें आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। कोई भी बॉडी का टिश्यू है, उसके अंदर क्या है, एक तो उसके फंक्शनल सेल्स हैं जिनको कहते हैं स्टोमल्स पेरेन्काइमल सेल्स, और दूसरे स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं उनको कहते हैं स्टोमल सेल्स। स्टोमल सेल्स कैसे होते हैं, स्पोर्टिंग सेल, फंक्शनल सेल, मिसाल जैसे कि सीएनएस है, अब उसमें न्यूरॉन्स जो है उसका पेरेन्काइमल सेल है, ग्लाइल सेल उसका स्टोमल सेल है। इसी तरह लंग्स की बात करें तो एल्व्यूलर सेल्स उसके पेरेन्काइमल सेल्स हैं, जबकि मैक्रोफेजेज उसके क्या है, स्पोर्टिव सेल्स हैं। इसी तरह स्किन की बात करें, एपिडर्मल सेल्स पेरेन्काइमल सेल है, डर्मल सेल जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू है वो उसके ग्लाइल सेल्स हैं या उसके स्पोर्टिव सेल्स हैं, ठीक है। ये सारे इस तरह होते हैं। और उसके अलावा क्या होती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, आर्टरी आती है, उससे मेन निकलता है आर्टरीओल, आर्टरीओल फिर बनाता है माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन के बाद बनता है वेन्यूज़, वेन्यूज़ लेके जा रहे होते हैं, उसको ड्रेन कर रहे होते हैं ब्लड को, जितना सप्लाई किया उसको न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए दे के बाद में बाहर चले गया ब्लड। ये जनरल आर्किटेक्चर होता है इसका, ठीक है जी। अब क्या हुआ है कि जब भी कभी इंजरी होगी टिश्यू की, इसके जो कनेक्टिव टिश्यू है, स्पोर्टिव सेल्स हैं, इसका कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होंगे, पेरेन्काइमल सेल्स, स्पोर्टिव सेल्स, उनका रिस्पॉन्स जो होगा टू द इंजरी, एनी इंजरी, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द इंजरी, फिजिकली इंजरी हिट किया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया, या क्या केमिकल ने अटैक कर दिया, केमिकल गिरा दिया ऊपर, तो इसकी वजह से कोई भी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिक करंट है, बर्न है, किसी वजह से भी अगर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्ड करेगा उसको, दिस इज़ कॉल्ड एज द, इसको हम कह देते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है जी। इन्फ्लेमेशन का फ़ायदा क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब देखिए, जब भी किसी बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है, टिश्यू के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है जी, इंजरी हुई है, माइक्रोब ने अटैक किया, तो हम चाहते क्या हैं कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंस करना है। अब सारा डिफेंस कहाँ पर है हमारे पास, ब्लड के पास है, कंप्लीमेंट सिस्टम ब्लड में है, वाइट ब्लड सेल ब्लड में है, एंटीबॉडीज ब्लड में। तो हम वी वांट टू फोकस ऑल द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी टू द साइड ऑफ द इंजरी। हम चाह रहे हैं कि फोकस करते हैं सारा डिफेंस सिस्टम जो बॉडी का उठा के उधर डाल दें, ताकि वहाँ पे उसकी क्या हो जाए, हीलिंग हो जाए। तो ये प्रोटेक्शन है, पहला प्राइमरी फंक्शन उसका क्या होता है, टू फोकस ऑल द डिफेंस ऑफ द बॉडी एट द साइड ऑफ द इंजरी, नंबर 1। नंबर 2, हीलिंग करवा देना। नंबर 3, ये भी हो सकता है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो कुछ नॉर्मल सेल बॉडी के मर जाए, तो डेड सेल्स को रिमूव करना, ठीक है जी। नंबर 1 प्रोटेक्शन, नंबर 2 टू रिमूव द काज ऑफ द इंजरी, एंड नंबर 3 क्या होता है कि डेड सेल्स जो है उनको रिमूव करना। ये होता है पर्पस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की टाइम के लिहाज से 2 टाइप्स होती हैं। एक्यूट ये है कि जल्दी से होगी, जैसे ही इंजर किया फ़ौरन उसी टाइम पे इन्फ्लेमेशन आ गई और थोड़ी देर रही, उसके बाद खुद ब खुद ही ख़त्म हो गई। और कुछ होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो देर से स्टार्ट होती है और काफ़ी देर तक रहती है, इसको कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। चलिए, एक्यूट और क्रॉनिक वाली बात हो गई, डन। अब क्रॉनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे जी इसके जो है कार्डिनल साइन। किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है तो हमें देखते क्या पता लगेगा कि इन्फ्लेमेशन है, कैसे पता चलेगा। 5 साइन होते हैं। सबसे पहले वहाँ होगी पेन। पेन क्यों की, एक तो टिश्यू फूला हुआ होता है, स्वेल हुआ होता है, सोजिश की वजह से हो सकती है, दूसरी केमिकल सब्सटेंस की वजह से होती है। नंबर 2 रेडनेस, पेन को कहते हैं डॉलर भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम, ठीक है जी। दूसरा है रेडनेस, रेडनेस को रूबर भी कहते हैं। और रेडनेस क्यों होती है कि ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा वहाँ पे जा रहा है, ब्लड आने इकट्ठा होने की वजह से रेडनेस हो गई है, नंबर 2। नंबर 3 स्वेलिंग, स्वेलिंग तो डेफिनेटली फ्लूइड सेल्स इतने सारे जमा हुए पड़े तो स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग को कैलर कहते हैं, ठीक है जी, सॉरी ट्यूमर कहते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा होता है, इसको कैलर कहते हैं, क्योंकि ब्लड आ रहा है तो ब्लड में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो रहा है सारा, तो ब्लड जब वहाँ पे आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। और फंक्शन लॉस, लॉस ऑफ द फंक्शन या फंक्शन लोजिया, इसको ये भी कहते हैं। तो ये इसके कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन है। अब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इसके इवेंट्स क्या क्या हो रहे होते हैं, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रही होती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, अब टिश्यू ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है जी। एक तो ये है, अब याद रखें कि डिफेंस सिस्टम को अगर फोकस करना चाहते हैं ना इस जगह पे, तो हमें इसके वास्कुलेचर में चेंज लानी पड़ेगी किसी तरीके से, कि फ्लूइड को यहाँ पे ज़्यादा लाना है, यहाँ ज़्यादा कंप्लीमेंट सिस्टम, क्योंकि सारा कुछ तो ब्लड में, तो हम चाहेंगे किसी तरह ब्लड ज़्यादा यहाँ पर आए और इस जगह पे क्या हो, मैक्सिमल जो है वाइट ब्लड सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम सारा कुछ आ जाए ताकि इंजरी रिकवर हो जाए। नंबर 2 सेल्स को लाना चाहिए, तो इसका मतलब 2 तरह के इवेंट होंगे, वास्कुलर इवेंट और दूसरे कौन से होंगे, सेलुलर इवेंट्स। तो पहले देखते हैं कि वास्कुलर इवेंट्स क्या होते हैं। अब होता क्या कि जो हमारे पास होते हैं ना, ये इवेंट्स होते किस वजह से, ये होते हैं सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होते हैं।
अब केमिकल सब्सटेंसेस कौन प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे बताया था पैरेन्काइमल सेल और स्टोमल सेल्स होते हैं। जब भी टिश्यू इंजर होता है ना, तो उनकी मेम्ब्रेन्स और उनके वो सेल्स होते हैं ना, कुछ सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। अब याद रखना कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस इन्होंने रिलीज़ किए हैं, ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले बने पड़े उनको प्री फॉर्म्ड को बस सिर्फ रिलीज़ किया, और ऐसे भी हो सकता है कि वो प्रोटीन नेचर में हो और उनको टाइम लगे कि वो ट्रांसक्रिप्शन करें, ट्रांसलेशन करें, फिर बनाएं जेनेटिक मटेरियल अपना न्यूक्लियर मशीनरी उनकी एक्टिव हो और सारा काम हो। ऐसे भी हो सकता है। अगर केमिकल में जो मीडिएटर्स हैं वो बन रहे हैं प्री फॉर्म्ड हैं और उनको बस जस्ट रिलीज़ किया, दीज आर कॉल्ड जो इमीडिएट मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। और अगर उनको बना के रिलीज़ करने पड़ रहे हैं तो दीज आर द डिलेड मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। अब अर्ली कौन कौन सी चीज़ें बन जाती हैं, हिस्टामिन ऑलरेडी बनी पड़ी होती है, ब्रेडिकाइनिन एक प्रोटीन को जस्ट तोड़ना है बस उससे बन गया। तीसरी बात क्या हो सकती है, लिकोट्राइन, ठीक है जी, अरेकिडोनिक एसिड पड़ा है बॉडी के अंदर, सिर्फ उसको कट करना है और जस्ट उस पर एक एंजाइम लगा के तो लिकोट्राइन सीरीज 4 बनाई और उनको बना लिया। तो ठीक है, लिकोट्राइंस, ब्रेडिकाइनिन और कौन सा होता है, ब्रेडिकाइनिन, लिकोट्राइंस हो सकते हैं और कौन सा हो सकता है अभी बताया था, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन A2, क्योंकि हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर होता है एंजाइम फास्फोलाइपेज A2। ये अरेकिडोनिक एसिड जो मेम्ब्रेन के लिपिड है उनमें से अरेकिडोनिक एसिड निकाल देता है, फास्फोलिपिड में से कट करवा देता है। अरेकिडोनिक एसिड जाता है इस पर जो है ये लिपोऑक्सीजनेज पाथवे में LOX एंजाइम एक्ट करते हैं तो लिकोट्राइन बन जाते हैं। बहुत आसान काम है बनाना, ये बन गए। चलें अब अभी तक देखिए लिकोट्राइन, ब्रेडिकाइनिन और स्टार्ट में हिस्टामिन बताया था, हिस्टामिन मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं तो ये बन गया। अभी आएंगे इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, इनके रिसेप्टर्स होते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्ट्रियोलर साइड ऑफ द टिश्यू। अब जो आर्ट्रियोल आ रहे हैं ना उसको सप्लाई कर रहे हैं, उसके स्मूथ मसल पे जाके एक्ट करेंगे। जब ये एक्ट करेंगे हिस्टामिन के G प्रोटीन का पर रिसेप्टर होते हैं 7 पास रिसेप्टर, ब्रेडिकाइनिन के भी 7 पास रिसेप्टर होते हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास लिकोट्राइंस वगैरह हैं इनके लिए जो हमारे पास है इनके लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। अब जैसे जाके बाइंड करेंगे तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, जैसे ही होगा तो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे तो अब ब्लड फ्लो इस जगह पे बढ़ जाएगा। तो अब देखना ये है कि ब्लड फ्लो बढ़ने से पहले क्या था, पहले ये था आर्टीरियल एंड की साइड पे क्या था, ब्लड प्रेशर था 35। जैसे जैसे हम वीनस साइड की तरफ आ रहे थे प्रेशर ड्रॉप करता जाता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया था, 15 रह गया था। जबकि दूसरा होता है कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर जो था इनिशियली क्या था 28 होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन क्योंकि लीकेज इतना होता ही नहीं है तो इस वजह से ये तकरीबन थ्रू आउट द कैपिलरी सेम ही रहता है, 28 ही रहता है। अब देखिए आर्टीरियल साइड पे 35 है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर जो था ये वो फोर्स होती है जो कि फ्लूइड को इनसाइड पुश करती है। अब पुशिंग फोर्स पुलिंग फोर्स जो अंदर खींच रही है वो है 28 की, पुशिंग फोर्स है 35, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, फ्लूइड बाहर चला जाएगा टिश्यू में। लेकिन क्या होगा अगले लम्हे जब वीनस एंड पे पहुंचेगा ब्लड तो वहाँ पे क्या होगा कि वीनस एंड पे ये तो प्रेशर कम होकर 15 रह गया, जबकि अब पुलिंग फोर्स 28 है, पुशिंग फोर्स 15 है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, फ्लूइड जो गया था वो वापस आ जाएगा। थोड़ी बहुत प्रोटीन लीकेज होगी वो लिम्फेटिक्स ड्रेन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रेशर में कोई खास चेंज नहीं है, नॉर्मल तो ये था। लेकिन अब क्या होगा, डायनेमिक्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे ज़्यादा सारा फ्लूइड आया अंदर तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये काम हुआ, और दूसरा मैं भी बताऊंगा कि सेकंड काम क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल की जो नॉर्मली होते हैं जंक्शन, टाइट जंक्शन जो मैच्योर कैपिलरीज होते हैं टिश्यू, अब उनमें जंक्शन हो जाते हैं ब्रेक, जिसकी वजह से क्या हो जाती है परमेबिलिटी। जब परमेबिलिटी बन जाती है तो परमेबिलिटी की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन भी लीक होना शुरू हो जाती है। अब फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है, प्रोटीन लीकेज की वजह से कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है। लेट्स सपोज 35 से वो हो गया 55 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये 28 की वजह 20 रह गया, तो अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी नेट पुशिंग फोर्स, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो होगा वो लीक होगा। नॉर्मली तो वापस आ जाता था लेकिन अब वापस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वीनस साइड पे प्रेशर जो है एक तो ड्रॉप कर चुका है, और दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मली 2 वजह से फ्लूइड वापस नहीं आएगा। एक तो पुलिंग फोर्स कम हो गई है, और दूसरी पुशिंग फोर्स थ्रू आउट द कैपिलरी अब कांस्टेंट है, अब वो चेंज नहीं हुई। नॉर्मली तो वीनस साइड पे कम हो जाता था प्रेशर, लेकिन अब नहीं है, वो थ्रू आउट का ज़्यादा हो गया वेजोडाइलेशन की वजह से। तो पहला काम क्या हुआ, आर्टेरियोलर डायलेशन, जिसकी वजह से रेडनेस हो गई, और वहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर उस जगह का बढ़ गया। और अब देखने गए तो यहाँ पे फ्लूइड इतना सारा निकल रहा है, बीच में प्रोटीन भी आ रही है, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो आ रहा है इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द बॉडी कैविटी, दिस इज कॉल्ड एक्सुडेट, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सुडेशन। तो एक्सुडेशन क्या हुई, एक्सुडेट क्या होता है, एक्स्ट्रा वास्कुलर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन यूजुअली विच लीव द ब्लड कैपिलरीज एंड इंटर इनटू द इंटरस्टिशियम, दिस इज कॉल्ड एक्सुडेट। अब एक चीज़ ये याद रखना, दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब ऐसे ब्लड प्रेशर बढ़े, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहे, लेकिन क्या हो
कि क्या परमेबिलिटी ना बढ़े। अगर परमेबिलिटी नहीं बढ़ेगी प्रोटीन तो लीक नहीं हो सकती, ठीक है जी। प्रोटीन जब लीक नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, फ्लूइड तो लॉस हो रहा है लेकिन प्रोटीन पुअर फ्लूइड अगर आएगा तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसयूडेट। अब एडिमा की बात करें तो एडिमा क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द बॉडी कैविटीज इज कॉल्ड एडिमा। तो एडिमा जो होता है उसमें क्या होता है, एक्सुडेट भी हो सकता है, ट्रांसयूडेट भी हो सकता है। अब ये इस पर स्ट्रेस देना इतना क्यों ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। एडिमा के अंदर एक्सुडेट भी हो सकता है, ट्रांसयूडेट भी हो सकता है। अच्छा ये हम देखते हैं कि परमेबिलिटी के जो है ना मैकेनिज्म कौन से होते हैं, कैसे परमेबिलिटी बढ़ती है। एंडोथेलियल सेल के दरमियान नॉर्मली होते हैं जंक्शन। अब एक काम होता है कि मैं खड़ा हूँ, साथ दूसरा बंदा खड़ा है, अगर ओवरऑल पूरा सेल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगर सिर्फ एजेस सुकड़े तो दिस इज कॉल्ड रिट्रैक्शन, ठीक है। अब इंटर एंडोथेलियल सेल क्लेफ्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, 6 मैकेनिज्म है निमोनिक है, उसका कर्न VPN CRL, कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ल्यूकोसाइट्स मीडिएटेड इंजरी, फिजिकल डिस्ट्रप्शन, ठीक है जी। उसके अलावा वास्कुलो वेक्यूलर ऑर्गेनेलिज फॉर्मेशन, और लास्ट पे एन जो है न्यू वास्कुलरिटी, ठीक है जी। ये अब पहली बात देखते हैं। अब होता क्या है कि कुछ मैंने बताया था कि केमिकल सब्सटेंसेस बाद में आ रहे होते हैं, जो बाद में आ रहे होते हैं वो होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1, ये साइटोकाइंस होते हैं, प्रोटीन होती हैं, और ये नॉर्मली कौन बनाता है, स्ट्रोमल सेल्स बनाते हैं, और ये जल्दी नहीं बनते, डिलेड मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। अब होना क्या है कि ये जो है बता रहा हूँ मैं कि परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है। पहला काम क्या होता है कि जो हमारे पास है मीडिएटर्स, अर्ली मीडिएटर हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये आएंगे। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं किसके पास ऊपर होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स पे भी होते हैं। जब एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर आके ये एक्ट करेंगे तो एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी पे एक्ट करेगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो दो के दरमियान गैप ज़्यादा आ जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरा, इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आके इन्होंने रिट्रैक्शन करवा दी। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल नंबर 1 फैक्टर ये हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स मीडिएटेड इंजरी। अब क्या होता है कि ल्यूकोसाइट ने नॉर्मली आना होता है, हमने क्या करना होता है, इनको एंडोथेलियल सेल के गैप में से गुजार के स्टोमल सेल पे पहुंचाना होता है जहाँ पे इंजरी हुई थी, ताकि वहाँ पे काज को ये रिमूव कर सके। डिफेंस मैकेनिज्म इनका काम होता है फेगोसाइटोसिस करना। लेकिन अब ऐसे लेट्स सपोज अगर पुलिस को कॉल की है, अगर वो आके उन्होंने रस्कल जहाँ पे है वहाँ पे फायर करने के भी रास्ते में करना है तो ये तो खतरनाक है। तो इस तरह होता है, ये कभी कभी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन से ही एक्टिव हो जाते हैं और एंडोथेलियल सेल के साथ अटैच होते ही उसको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली तो उसके साथ स्टिक करना था, फिर उसके बीच में से गुजर के जाना था, ये काम होना था, लेकिन इसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे हो जाता है ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी। ये ज़्यादातर ग्लोमेरुलर साइड पे होती है, और किस साइड पे होती है, और किस साइड पे होती है, और पल्मोनरी कैपिलरी में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ल्यूकोसाइट ज़्यादा देर तक एंडोथेलियल सेल के साथ जुड़े रहते हैं, स्ट्राइक रहते हैं। और तीसरी बात, ये जो सारा प्रोसेस हुआ एक्सुडेशन, इसको कहते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स कहते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स कहते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स किस साइड पे ज़्यादा होता है, वीनस साइड पे ज़्यादा होता है, आर्टेरियल साइड पे कम। वजह क्योंकि ये सारा काम किस वजह से हो रहा होता है कि जो वीनस साइड होती है उसके स्मूथ मसल जो होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं रिसेप्टर्स, और उसके उस साइड पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना फॉर द कि मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे बात डालूंगी। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि हुआ क्या, ये वास्कुलर इवेंट सारे अभी तक चल रहे हैं कि उसके बाद क्या हो जाता है, VPN की बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ वेजिकल्स पड़ी होती है वो बनना शुरू हो जाती हैं, वास्कुलर साइड से बेसल साइड पे वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे इंजर्ड हो जाते हैं वो खुद। उनको कहते हैं इसको कहते हैं वास्कुलो वेक्यूलर ऑर्गेनेलिज, इनके रिलीज़ की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फिजिकल ट्रॉमा हुआ। अब देखें, अब ट्रॉमा जब भी हुआ है, ट्रॉमा की वजह से जो हमारे पास है, एक चीज़ आपको बतानी है कि परमेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है जी। अब मैंने बताया था कि जो अर्ली रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन का, ठीक है जी, इस रिस्पॉन्स की बात करें तो अगर तो इमीडिएट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन के तो इमीडिएटली होगा, बढ़ेगा, फिर उसके बाद कम। डिलेड मीडिएटर क्या होगा, डिलेड स्टार्ट होगा और उसके बाद वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर नीचे आके कम हो जाएगा, ठीक है जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि सन बर्न बहुत लेट स्टार्ट हुआ और बहुत ही लेट ख़त्म होगा, वो चलता ही रहेगा। मतलब बंदा गया था किसी जगह पे, उसको उस वक्त धूप लगी लेकिन घर आके बहुत ज़्यादा उसको चुभ रही है, ठीक है। सन बर्न ये 2 to 12 आवर के बाद स्टार्ट होता है और 3 डेज़ तक रहता है तकरीबन। और अगर याद रखना कि फिजिकल ट्रॉमा की वजह से होना तो आर्टेरियल और वेनस साइड पे सेम होगा। और होगा कैसे, ये अर्ली स्टार्ट हो जाएगा लेकिन प्रोलॉन्ग रहेगा और लेट जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ बात आपने जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है, ठीक है जी। अगर प्रोलॉन्ग स्टार्ट हुआ था और थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद रहा, फिर वापस आया,
ये तो था ना कि अगर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर साइटोकाइन है, अगर जल्दी स्टार्ट हो गया जल्दी खत्म हो गया, इसका मतलब ब्रेडिकाइनिन था। अगर प्रोलॉन्ग थी तो इसका मतलब सनबर्न। और अगर स्टार्ट जो हुआ वो हुआ अर्ली लेकिन प्रोलॉन्ग रहा बहुत देर तक, तो इसको कहते हैं, ये होता है हमारे पास फिजिकल ट्रॉमा की वजह से ग्राफ बनता है जो, ठीक है। ये वास्कुलर चेंजेस थी सारी। अब वास्कुलर चेंजेस हो गए। वास्कुलर चेंजेस के बाद अब क्या होता है कि हमने पकड़ के WBC को पकड़ के लाना है और ला के अपनी साइड पे पहुंचाना है। अब WBC नॉर्मली का ब्लड चल रहा होता है तो एक्सियल फ्लो होता है, यानी कि जो भारी कंपोनेंट होते हैं वो सेंटर में होते हैं, हल्के कंपोनेंट साइडों पे होते हैं। अब देखें RBC का साइज़ होता है 10 to 14 माइक्रोन, WBC का, RBC का होता है 7 to 10 माइक्रोन, जबकि उसके बाद जो है हमारे पास प्लेटलेट का 1 to 2 माइक्रोन होता है। तो अब सेंटर में होंगे WBC, उसके बाद होंगे RBC, उसके बाद होंगे प्लेटलेट्स, और उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, प्लाज्मा होगा। इस तरह ब्लड फ्लो चल रहा है। लेकिन अब होगा क्या कि जब हो जाता है हमारे पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उस जगह पे परमेबिलिटी बढ़ चुकी है, फ्लूइड इतना ज़्यादा जा रहा है, तो अब क्या हुआ, नंबर 1 आर्टेरियल डायलेशन हुई। उसकी वजह से जब फ्लूइड चला गया तो पीछे क्या हुई, हीमो कंसनट्रेशन, यानी फ्लूइड निकल गया तो पीछे सिर्फ सेल ही जाएंगे। जब सेल रहेगा तो वो कंसनट्रेटेड है, जब कंसनट्रेटेड होंगे तो RBC एक दूसरे के साथ स्टिक कर रहेंगे, जिसका स्ट्राइकिंग, ठीक है। आर्टेरियल डायलेशन, हीमो कंसनट्रेशन, और उसके बाद होगी स्ट्राइकिंग। जब स्ट्राइकिंग होगी तो स्ट्राइकिंग होने की वजह से अब RBC जब जुड़ जाएंगे ना तो वो बड़े बड़े सेल बना देंगे जुड़ के। अब जो एक सेल RBC के जुड़ने से बनेगा ना वो इंडिविजुअल वाइट ब्लड सेल से बड़ा होगा, तो उसको पुश करेगा सेंटर से। नॉर्मली तो WBC बड़े थे और सेंटर में थे, अब वो अंदर सेंटर आने की कोशिश करेगा, WBC को पुश करेगा। जब ये पुश होंगे ये मार्जिन पे चलेगा, दिस इज कॉल्ड मार्जिनेशन। हीमो कंसनट्रेशन, स्ट्राइकिंग, उसके बाद मार्जिनेशन। अब जैसे ये जाएगा एंडोथेलियल सेल के पास, अब इसने एंडोथेलियल सेल के साथ जुड़ना है, कुछ देर के लिए रुकना है, फिर उनके दरमियान गैप से गुजर के साइड पे पहुंचना है। तो अब इसके पास क्या होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, शुगर मालिक्यूल, शैलो प्रोटीन्स, इसके ऊपर WBC के ऊपर, और एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, वेबल पैलेट बॉडीज़, वेबल पैलेट बॉडीज या सिंपली सिलेक्टेंस कहते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट्स में डिस्कवर होती है, इनको P सिलेक्टेंस कहते हैं। P सिलेक्टेंस जैसे ही आएंगे तो वो खुश हो जाएगा, चलो ठीक है कि एंडोथेलियल सेल के साथ जुड़ता हूँ। अब ये जुड़ने की कोशिश करेगा, बाइंडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीछे प्रेशर ज़्यादा फ्लो से आ रहा है, तो ये डिटैच हो जाएगा, अगले एंडोथेलियल सेल के ऊपर अटैच होगा। अब इतनी देर में थोड़ा सा टाइम भी गुजर गया और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर साइटोकाइन भी आ जाएंगे, वो आके एक और टाइप ऑफ द रिसेप्टर जो होते हैं एंडोथेलियल सेल पे वो बनाने शुरू कर देंगे। उसकी वजह से जो वो एक्टिव हो जाएंगे, जो पहले पड़े हुए थे इनके मेम्ब्रेन के अंदर, उनको क्या कहते हैं, PE सिलेक्टेंस, यानी एंडोथेलियल सेल स्पेसिफिक सिलेक्टेंस। जब ये आएंगे, अब इनकी बाइंडिंग जो होगी शैलो प्रोटीन के साथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर प्रेशर की वजह से अगेन डिटैच। अब RBC क्या था, चलता चलता आया WBC, यानी खासतौर पर न्यूट्रोफिल, सेंटर से डिस्प्लेस हुए, एंडोथेलियल सेल के पास गए, लेकिन थोड़ी सी जुड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर की वजह से डिटैच हुए, अगले पे गए, फिर उससे अगले पे गए, तो रोल करते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रोलिंग। लेकिन अब क्या होगा कि हमने इसको टिका के रखने, जाने नहीं देना। अब इसके लिए क्या होगा कि ख़ास तौर पे जो हमारे पास होते हैं ना कीमोकाइंस, कुछ होते हैं, इंटरल्यूकिन 8 जैसे होता है, ये कीमोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है जी। ये कीमोकाइंस को कौन प्रोड्यूस करते हैं, स्टोमल सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स, इन्होंने प्रोड्यूस करती है कीमोकाइन। ये कीमोकाइंस आते हैं, कीमोकाइंस आके एक्ट करेंगे किसके ऊपर, एंडोथेलियल सेल के ऊपर। अब एंडोथेलियल सेल के ऊपर जब ये एक्ट करेंगे, इसकी एक्ट करने की वजह से, क्योंकि इनके एंडोथेलियल सेल पे इसलिए एक्ट करेंगे, एंडोथेलियल सेल के पास इनके लिए होल्डर होते हैं, कीमोकाइन होल्डर्स। जब ये एंडोथेलियल सेल पे एक्ट करेंगे तो एंडोथेलियल सेल की सरफेस पे जाकर खुद जुड़ जाएंगे, और इसके रिस्पॉन्स में एंडोथेलियल सेल दो चीज़ें बनाएंगे, इंटरसेलुलर एडिशन मालिक्यूल ICAM और वास्कुलर सेल एडिशन मालिक्यूल VCAM, ये बन गए। अब क्या होगा, ये अब एंडोथेलियल सेल उसकी सरफेस पे ICAM भी पड़ा है, VCAM भी पड़ा है, और उसके साथ जो इनकी सरफेस पे था कीमोकाइन होल्डर वो भी पड़ा था, ठीक हो गया जी। कीमोकाइन होल्डर भी पड़ा था। अब कीमोकाइन होल्डर के अंदर कीमोकाइन भी फिट पड़े थे। तो अब क्या होगा कि WBC की सरफेस पे स्पेशलाइज लो पेप्टाइड पर मुश्तमिल एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं इंटेग्रिन्स। अब इंटेग्रिन नॉर्मली क्या होता है कि उनका कन्फिग्रेशन चेंज होता है, मतलब इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही WBC अब करीब आएंगे, उनको पता चला कि कीमोकाइन पड़ा, कीमोकाइन ने जस्ट क्या किया, कन्फिग्रेशनल चेंज की है कि उसका मुँह खोल दिया, किसका, इंटेग्रेंस का। अब इंटेग्रेंस क्या होंगे, अब उसकी टाइट बाइंडिंग हो गई विद ICAM। अब बात खत्म हो गई सिलेक्टेंस की, उसके बाद शैलो प्रोटीन्स की बात खत्म। अब इंटेग्रेंस किसके साथ जुड़ेंगे, ICAM और VCAM के साथ। अब बहुत ज़्यादा टाइट बाइंडिंग होगी और जुड़े रहेंगे। अब जुड़े रहेंगे तो ये जो सारा फिनोमेना, अब इसको स्ट्राइक कर लिया, तो अब यहाँ से ये गुजर के जाएंगे टिश्यू तक और वहाँ पे जाके ये करेंगे। अब एक और बात जो मैंने बताया था कि जब कभी न्यू वास्कुलेचर बनना शुरू हो जाए ना, कि नई वेसल्स बननी शुरू हुई, तो अब नए सेल्स होते हैं ना, उनके एंडोथेलियल सेल इतने मैच्योर नहीं होते कि उनके दरमियान जंक्शन हो। तो न्यू वास्कुलेचर अगर शुरू हो गया ना, तो इसकी वजह से फ्लूइड और लॉस होगा और ज़्यादा अर्ली इमीडिएट रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स डायबिटिक पेशेंट में ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि रेटिना में अगर हो गया तो रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी का कर सकता है।